कल तक हमने ये पढ़ लिया था। तीन अभी तक 4 क्लासें हुई हैं एक्सेप्शन की। उनमें एक्सेप्शन क्या होती है, कैसे हैंडल होती है, ट्राई ब्लॉक क्या होता है, कैच ब्लॉक क्या होता है, फाइनली ब्लॉक क्या होता है, थ्रो कीवर्ड क्या है, थ्रोज क्या है, कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। अगर पेरेंट क्लास का मेथड एक्सेप्शन हैंडल थ्रो कर रहा है तो चाइल्ड क्लास में कैसे मेथड हैंडल करेगा उस एक्सेप्शन को। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में क्या करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, वो डिस्कस करेंगे कि वो आती कब है, ठीक है। तो पहले है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आपसे पूछा जाएगा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन कब आती है, तो ये कब आती है, ठीक है। तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इज रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। ये रन टाइम एक्सेप्शन है, ठीक है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है वो आपकी रन टाइम एक्सेप्शन है। पहली बात क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन। और ये कब आती है, विथ रेज ऑकर या कम when we try to load a class at runtime using class.forName method and class is not available। मतलब क्या है कि हमारी कोई डॉट क्लास फाइल है, डॉट क्लास फाइल, ठीक है, डॉट क्लास फाइल है, उसको हम रन टाइम पे एक क्लास नाम से क्लास होती है जावा में, क्लास नाम से एक क्लास होती है जावा में, उसका फॉर नेम एक मेथड होता है। क्लास नाम से एक क्लास होती है, उसका एक फॉर नेम नाम से एक मेथड होता है जिसका काम होता है किसी भी डॉट क्लास फाइल को रन टाइम पे लोड करना, ठीक है। रन टाइम पे जेवीएम में लोड करना किसी भी डॉट क्लास फाइल को। तो जब हम किसी भी डॉट क्लास फाइल को क्लास डॉट फॉर नेम मेथड का यूज़ करके लोड करते हैं और वो क्लास अवेलेबल नहीं होती है, मतलब हमने क्या किया, नाम तो दे दिया क्लास का कि ये वाली क्लास को लोड करना है, बट वो क्लास अवेलेबल ही नहीं है, तो उस टाइम पे एक्सेप्शन क्या आती है, क्लास नॉट फाउंड। नॉट फाउंड का मतलब नहीं मिला एक्सेप्शन, ठीक है। तो सिंपल ये कह रहा है यहाँ पे, एक्सेप्शन खुद ही कह रही है क्लास नॉट फाउंड, मतलब क्लास नहीं मिली। कब नहीं मिली, जब हम क्लास को लोड कर रहे हैं, कैसे लोड कर रहे हैं, रन टाइम पे क्लास डॉट फॉर नेम का यूज़ करके। तो जब भी हम क्लास को रन टाइम पे लोड करते हैं क्लास डॉट फॉर नेम मेथड का यूज़ करके, क्लास के फॉर नेम मेथड का यूज़ करके, और क्लास अवेलेबल नहीं होती है, तब हमें ये एक्सेप्शन मिलती है। ये जो एक्सेप्शन है ये हमें तब समझ में आएगी जब हम जेडीबीसी पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो एक्सेप्शन है जब हम जेडीबीसी की क्लास को लोड करते हैं क्लास डॉट फॉर नेम से, ये जेडीबीसी की ड्राइवर क्लास है, ठीक है, ये वाली, ये इस पैकेज में होती है। जैसे हमारी ऑब्जेक्ट क्लास जावा डॉट लैंग पैकेज में होती है, स्ट्रिंग क्लास जावा डॉट लैंग पैकेज में होती है, ऐसे ही ओरेकल ड्राइवर नाम की क्लास है, वो इस पैकेज में होती है, और उसको हम डायनेमिकली लोड करते हैं कैसे, क्लास डॉट फॉरनेम मेथड का यूज़ करके। तो अगर ये क्लास अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आती है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये जो एक्सेप्शन है ये हमें तब समझ में आएगी जब हम जेडीबीसी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन तब आती है जब हम किसी भी क्लास को लोड रन टाइम पर लोड करते हैं क्लास डॉट फॉरनेम मेथड का यूज़ करके। आई बात समझ में? यस सर। किसी को कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्लास कास्ट एक्सेप्शन। क्लास कास्ट एक्सेप्शन क्या, जब हम क्लास कास्ट एक्सेप्शन इज रन टाइम एक्सेप्शन, ये भी रन टाइम एक्सेप्शन है। इट रेज्ड ऑकर्स और कम्स इन जावा व्हेन वी ट्राई टू कास्ट, कास्ट मतलब उसको कन्वर्ट करना, पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास, और टू इम्प्रॉपरली कास्ट अ क्लास फ्रॉम अनदर टाइप। मतलब जब हम पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में कास्ट करते हैं तब ये एक्सेप्शन आती है, ठीक है। जैसे ये हमारी एक क्लास है ए, ठीक है, और क्लास बी ने एक्सटेंड की ए, तो क्लास बी जो है वो पेरेंट क्लास है, क्लास ए जो है वो चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, बी बी इक्वल टू न्यू बी, ठीक है, एक ये है। ए का ऑब्जेक्ट ऐसे बना सकते हैं ए इक्वल टू न्यू ए, और एक तरीका ए है ए
ए इक्वल टू न्यू बी। ठीक है, अगर हम सोचें कि बी इक्वल टू न्यू ए कर दें, ठीक है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड क्लास में डालना चाहें, और हम सोचें कि अगर उसको कन्वर्ट कर दें किसमें, एक बी क्लास में, ठीक है, जैसे हम कास्ट करते हैं ना इंटीजर को बाइट में, तो तब एरर आती है। तो इसी तरीके से जब पेरेंट क्लास को आप चाइल्ड क्लास में कास्ट करोगे तो एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, हेलो, बात आई समझ में? सर ये नहीं आई समझ में, दोबारा थोड़ा रिपीट करें इसको। ठीक है, हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ये तीन यस तरीके। सर। ठीक है, चौथे में क्या करते हैं हम, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस लें और पेरेंट क्लास का उसमें ऑब्जेक्ट डालें। ठीक है, तो ये होता नहीं है, एरर आती है। फिर हमने सोचा कि इस पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर हम कास्ट कर लें, काय में कन्वर्ट कर लें, चाइल्ड क्लास में। कास्ट कैसे करते हैं, पैरेंथेसिस में उसका टाइप लिख दो। ठीक है, तो एरर आती है। जैसे आपको इंट है, कोई इंट ए इक्वल टू 10, इसको आपको बाइट में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, बाइट में कास्ट करना है। ऐसे किया है कभी, बाइट बी इक्वल टू बाइट 10, ऐसे किया है? यस सर, इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। हाँ, ये टाइप कास्टिंग हो रही है, मतलब ए इंटीजर टाइप का है, इसको हम बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में कन्वर्ट करते हैं तो ये उस समय एक्सेप्शन आती है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। देखो यहाँ पर देखो, जैसे हमने एक क्लास बनाई, क्लास ए बना ली सिंपल, और यहाँ पे हमने एक्सटेंड करा दी, एक्सटेंड ए। ठीक है, अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैसे, टेस्ट क्लास हमारी चाइल्ड क्लास है, टेस्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू ए। हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड में पेरेंट का ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एरर आती है। ये एरर इसी वजह से आती है कि ये बोलते हैं कि आप इसको कास्ट कर दो। ठीक है, एरर आ रही है, हमने कास्ट भी कर दिया। कास्ट का मतलब होता है कन्वर्ट करना। अब हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दिया हमने, ए को टेस्ट क्लास बना दी। ठीक है, बट यहाँ पे कंपाइल टाइम पे तो ठीक हो गई ये एरर, कंपाइल टाइम पे नहीं बता रहा, बट ये जो है रन टाइम पे पॉसिबल नहीं, रन टाइम पे एरर आएगी। रन टाइम पे क्या बोलेगा कि जो आप चाइल्ड को पेरेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, कास्ट का मतलब होता है कन्वर्ट करना, तो क्या चाइल्ड को हम पेरेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम चाइल्ड को पेरेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? कास्टिंग के थ्रू मतलब बताया तो था सर अभी आपने नहीं कर सकते, देखो कि वो सिंपल, इंटीजर को देखो बाइट में कर सकते हाँ हैं। करते हैं, लेकिन एरर आती है, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन, ऐसी एरर आती है कि आपका, देखो पेरेंट मतलब जो बड़ा है, इंटीजर बड़ा होता है, उसको आप जब छोटे वाले में डालोगे, जैसे बाइट में डालोगे, तो उसका डाटा लॉस्ट होगा। ठीक है, जैसे एक बड़ा बर्तन है, बड़े बर्तन में कोई दूध भरा हुआ है फुल, और उस फुल बर्तन के दूध को आप छोटे बर्तन में डालोगे तो फैलेगा। तो ऐसे ही पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप कास्ट करोगे या उसको कन्वर्ट करोगे उससे छोटे में, छोटे ऑब्जेक्ट में, तो वो एरर आएगी। देखो जब हम प्रिमिटिव टाइप की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्सेप्शन आती है, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन, मतलब डेटा लॉस हो रहा है आपका। जैसे हमारा मतलब 5 किलो का एक बर्तन है, जिसमें 5 किलो दूध है, और दूसरा बर्तन है हमारा 2 किलो का, तो 5 किलो के फुल बर्तन को आप 2 किलो में कोरोगे तो क्या होगा, 3 किलो फैलेगा, हाँ या ना? यस सर। तो वो प्रिमिटिव का केस मान लो एक तरीके से। प्रिमिटिव में क्या एक्सेप्शन आएगी यहाँ पे अगर फैलेगा तो, कि पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन, मतलब कि जितना पॉसिबल लॉस हो सकता है उतना लॉस होगा अगर आप कन्वर्ट करोगे तो। आप बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करोगे तो जितना पॉसिबल लॉस हो सकता है उतना लॉस होगा, इसलिए वहाँ पे एक्सेप्शन आती है, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन। ठीक है, एक एरर मैसेज आता है। बट वही चीज़ आप जब ऑब्जेक्ट में करते हो, प्रिमिटिव में नहीं करते हो, क्या कर रहे हो ऑब्जेक्ट में, कि जो पेरेंट क्लास है उसको कन्वर्ट कर रहे हो चाइल्ड क्लास में। ये पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है ये, और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास में। ये कन्वर्शन हो रहा है, कास्टिंग हो रही है।
तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आती है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, और ये कंपाइल टाइम पे नहीं आती, ये आती है रन टाइम पे। तो कंपाइल टाइम पे यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखाएगा, बट जब इसको रन करोगे आप तो एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, कैन नॉट कास्ट टू बी टेस्ट, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। हर्ष आई बात समझ में या फिर से समझोगे? हर्ष? जी सर, मतलब समझ में आ गई सर। इसको एरर आएगी इसमें कंपाइल टाइम। एरर नहीं, एक्सेप्शन। एरर अलग होती है, एरर मैं अभी पढ़ाऊंगा, एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस होता है, याद रखना। ये क्लास कास्ट एक्सेप्शन है, क्लास नॉट फाउंड भी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन कब आती, कास्ट का मतलब होता है कन्वर्ट करना, तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन ये कब आती है? सिंपल है, जब पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, यस सर। पेरेंट यस क्लास सर। को जब चाइल्ड क्लास में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक्सेप्शन आएगी। कौन सी? क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है क्लास कास्ट एक्सेप्शन कब आती है और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन कब आती है। ठीक है, तो दोनों रन टाइम है, और ये भी पूछ सकते हैं कि रन टाइम है या कंपाइल टाइम है, तो दोनों एक्सेप्शन ही रन टाइम एक्सेप्शन है। ठीक है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन तब आती है जब हम किसी क्लास को डायनेमिकली रन टाइम पे लोड करते हैं क्लास डॉट फॉरनेम मेथड का यूज़ करके, और क्लास अवेलेबल नहीं होती है। ठीक, क्लास को लोड करना चाह रहे हैं बट वो क्लास अवेलेबल ही नहीं है, बनी ही नहीं है। ठीक है ही नहीं वो क्लास, तो क्लास कास्ट सॉरी क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आती है। क्लास कास्ट एक्सेप्शन तब आती है जब हम पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तीसरा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये कब आती है? दोनों एक्सेप्शन। ये कौन सी एक्सेप्शन है? कंपाइल टाइम या रन टाइम? रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम। रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, और इनको कहेंगे कैसी है? ये अनचेक्ड। ठीक है, कब आती है ये एक्सेप्शन? कोई बताएगा ये कब आती है? सर एरे जैसे छोटा डिफाइन किया गया है और अपन इंडेक्स ज्यादा बड़ा कॉल कर रहे हैं, मतलब जैसे बड़ा, तब आएगी। देखो बड़ा या छोटे की बात नहीं है, हमने कोई एरे बनाया, मान लिया ये एरे बनाया और इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 और 2। इसमें इंडेक्स 0 1 और 2 ही इंडेक्स है। इनमें मान लो वैल्यू है 10 20 और 30। ठीक है, अगर हम कुछ भी वैल्यू गेट करते हैं, जैसे ए ऑफ 0, क्या वैल्यू होगी? क्या आउटपुट आएगा इसका ए ऑफ 0 का? 0। 0 क्यों आएगा? 0 आएगा सर। क्यों आएगा सर 0? जी सर 10 आएगा, 10। 10 10 आएगा। आएगा। ए, वो 0 दिख रहा ठीक था। है, ए ऑफ 2 का आएगा 30। ठीक है, बट जब भी हम जो भी एरे का इंडेक्स है उसके बाहर कुछ वैल्यू प्रिंट कराते हैं, ठीक है, अब वो चाहे पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। अगर मैं एरे -1 करूं तब क्या आएगा, और एरे 3 करूं तब क्या आएगा? इन दोनों केस में क्या आएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मतलब जो एरे का इंडेक्स है वो बाउंड हो गया। बाउंड मतलब बाहर, जो आप एक्सेस करना चाह रहे हो जिस इंडेक्स को, वो एरे में नहीं है। ठीक है, वो इंडेक्स एरे में नहीं है। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड तब आती है व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सेस एनी आइटम ऑफ एन एरे। हम जब भी हम किसी एरे का कोई आइटम एक्सेस करना चाहते हैं एट एन इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स पर, विच इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, जो एरे में प्रेजेंट नहीं है। जब भी हम किसी भी एरे के इंडेक्स को गेट करना चाहते हैं और वो इंडेक्स एरे में अवेलेबल नहीं है, तब एक्सेप्शन आती है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, सॉरी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, क्लियर है हर्ष? किसी को कोई दिक्कत? यस। ठीक है, जैसे सिंपल है क्या करते हैं हम लोग, एक एरे बना लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग str इक्वल टू
अगर हम इसको एरे ऑफ str -1 करें, प्रिंट करा के देखें, ठीक है, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही इंडेक्स है इस एरे में, 0 और 1। अगर 0 और 1 में के अलावा कुछ और प्रिंट कराते हैं, कुछ और इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, तो हमें एक्सेप्शन आएगी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन सबको पता है कब आती है? जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तब अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये तो बताने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये कब आती है, कोई बताएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आती है, किसी को कोई आइडिया? नो आइडिया? उत्तम, मुकेश? सर जब किसी मेथड को हम 0 से कॉल करते हैं, जिस मेथड के अंदर 0 हो और हम उसको कॉल कर दे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है। नहीं नहीं, गलत। जब हम किसी ऑब्जेक्ट से कोई मेथड कॉल कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल है, करेक्ट, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू नल है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट से हम कोई मेथड कॉल करा रहे हैं, तब ये एक्सेप्शन आती है। ये कैसी है, चेक्ड है या अनचेक्ड एक्सेप्शन है? अनचेक्ड एक्सेप्शन है। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन कम्स व्हेन वी कॉल एनी मेथड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट हैव नल वैल्यू। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से हम कोई मेथड कॉल कराते हैं और वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल है, तो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलता है। कैसे, यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया, एक सिंपल मेथड बनाया, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को मैंने नल बना दिया, ठीक है, नल वैल्यू असाइन कर दी, और अब मैं इस ऑब्जेक्ट से या तो वैल्यू कॉल करूं या मेथड कॉल करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलता है। ठीक है, जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, इसको सिंपल, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हटाओ। ठीक है, पब्लिक वॉइड m1। ठीक है, ये हमने m1 मेथड कॉल किया। अब हम क्या करते हैं, टेस्ट, ठीक है, obj डॉट ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, इसकी वैल्यू नल दे दी। डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी नल होती है, ठीक है, बट ये क्या है, इनर जो वेरिएबल है ऑब्जेक्ट का वो इनर वेरिएबल है, इसलिए हमको यहाँ पे नल देना पड़ रहा है। ठीक है, अगर इसको हम इसी चीज को अगर हम बाहर बना दें यहाँ पे, तो हमको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक क्या बोल रहा है ये, अच्छा स्टैटिक बना, ओके, चलो छोड़ो, इतना मत सोचो, हम सिंपल सा यही कर देते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू नल है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको हमने पूरा नहीं बनाया, इसमें हमने कोई इसका ऑब्जेक्ट ही बनाया, हमने सिर्फ रेफरेंस ले लिया, तो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू अभी क्या, नल।
अब जब इस ऑब्जेक्ट से हम कोई भी मेथड कॉल करेंगे डॉट एम obj.m, ठीक है। तो जब भी हम करेंगे तो ये रन टाइम एक्सेप्शन है, इसको रन करेंगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट से हम कोई मेथड कॉल कर रहे हैं उसमें वैल्यू नल है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ है। तो ये जो रेफरेंस है इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, इसके अंदर की वैल्यू जो है वो नल है। तो जब भी हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू नल है उससे कोई मेथड कॉल करें, ठीक है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं इंट i इक्वल टू 10। अब इस वैल्यू को प्रिंट करा के देखते हैं इस ऑब्जेक्ट से i, ठीक है। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू नल है, उस ऑब्जेक्ट से अगर हम कुछ भी कॉल कराते हैं, चाहे वो मेथड हो चाहे वो वेरिएबल हो, तब हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलती है। बात आ रही है समझ में? यस सर। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेंगे न्यू कीवर्ड का यूज करके, न्यू टेस्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगी, ठीक है। अब तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नल पॉइंटर एक्सेप्शन तब आती है जब हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल हो और उस ऑब्जेक्ट से हम कोई मेथड या कोई वेरिएबल कॉल कराएं, तो हमको नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलती है, ठीक है। रोटी बनी बनना है। सर इसमें एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मैं। बोलो। सर इसमें टेस्ट ऑब्जेक्ट लिखा था, तो सर वो तो रेफरेंस वेरिएबल बना हुआ है ना वहाँ पे। हाँ तो उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा ये पूरा ऑब्जेक्ट अगर आपने ऑब्जेक्ट को कुछ वैल्यू नहीं दी है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ये जो नल होती है। आपने इतना बनाया यहाँ यस। पे, इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? नल। अब इस ऑब्जेक्ट से आप कुछ भी कॉल करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ, यहाँ से अब जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इसकी वैल्यू नल है, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अब इससे कुछ भी कॉल करोगे तो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है, ये बोल रहा है इसको स्टैटिक बना दो, क्योंकि आप स्टैटिक के अंदर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू? डिफॉल्ट वैल्यू नल, नल ही है। नल है। इससे हम कॉल करेंगे yes, तो हमको क्या मिलेगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। ओके। हाँ ठीक। अब देखो एरर्स क्या होती हैं, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शन थी जो मैंने बताई, ठीक है। अब एरर्स क्या होती है? एक्सेप्शंस और एरर में डिफरेंस होता है। क्या होता है? एरर्स कम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिस्टम या कंप्यूटर रिसोर्सेज। जो एरर जो होती है वो कब आती है या किस वजह से आती है, उनका रीज़न होता है कि आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का रिसोर्सेज का मतलब होता है कंप्यूटर की रैम, उसका हार्डवेयर, उसमें कुछ दिक्कत आ जाए या उसकी उसकी वजह से एरर आती है। लाइक लैक ऑफ मेमोरी, मतलब आपका जो प्रोग्राम है उसको रन होने के लिए मेमोरी चाहिए और आपके कंप्यूटर में मेमोरी बहुत कम है, रैम जो है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से एरर आ सकती है, ठीक है। तो लाइक लैक ऑफ मेमोरी इन द सिस्टम या कंप्यूटर इन विच आवर प्रोग्राम इज रनिंग, वी कैन नॉट हैंडल एरर, वी कैन हैंडल एक्सेप्शन। तो एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या है कि एरर को हम हैंडल नहीं कर सकते, याद रखना, एरर को हम हैंडल नहीं कर सकते। एरर आती है तो वो आनी है, उसको हम हैंडल नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन किस वजह से आती है? वो किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से आती है जो नहीं आनी चाहिए। बट एरर जो होती है वो कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर है उसमें जो मेमोरी है हमारी वो कम पड़ जाए उसकी वजह से आ सकती है, या हमारा सीपीयू है जो एग्जीक्यूट कर रहा है हमारे प्रोग्राम को वो बंद हो जाए, ठीक है। तो एरर उसकी वजह से आती है। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है।
यहाँ पर कुछ डिफरेंस है एक्सेप्शन और एरर में। क्या है? एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट रेज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब एक्सेप्शन कब आती है? एक्सेप्शन तब आती है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, प्रोग्राम रन हो रहा हो, तब एक्सेप्शन आती है। एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है दैट रेज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने पर हमें आती है। एरर क्या है? एरर कम्स बिकॉज ऑफ लैक मतलब होता है कमी, लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, मतलब और कंप्यूटर के रिसोर्स, कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज कम होने की वजह से हमको एरर आती है। जैसे मेमोरी कम है हमारे कंप्यूटर में और हमारे प्रोग्राम को चलाने के लिए ज़्यादा मेमोरी चाहिए, तो वहाँ पे एरर आएगी। ठीक है। एक्सेप्शंस आर चेक्ड एंड अनचेक्ड। एक्सेप्शन दो तरीके की होती है, चेक्ड और अनचेक्ड। ठीक है। और जो हमारी एरर्स होती हैं वो सारी की सारी अनचेक्ड होती हैं। ठीक है। चेक्ड एरर कुछ नहीं होती। ठीक है। मतलब उसको कंपाइल टाइम पर चेक ही नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल ऑफ एरर। एरर का एग्जाम्पल क्या है? स्टैक ओवरफ्लो एरर, ये एक एरर है, स्टैक ओवरफ्लो एरर। और आउट ऑफ मेमोरी एरर। ठीक है, आउट ऑफ मेमोरी एरर। और एक्सेप्शन के एग्जाम्पल आपको पता ही है। चेक्ड एक्सेप्शन की बात करें तो एसक्यूएल एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन की बात करें तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये डिफरेंस है एक्सेप्शन और एरर में। कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा है? सर ये थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। हे भगवान, क्यों नहीं आ रहा? कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहे हो? क्या है थर्ड पॉइंट में? क्या है थर्ड पॉइंट में? अच्छा, थर्ड पॉइंट उल्टा हो गया यार, उल्टा, सॉरी, उल्टा ऐसा हो गया भाई तो एग्जाम्पल। उल्टा लग रहा है सर इसमें, उधर उधर। तो आप बोले समझ में नहीं आया, यानी कि क्या कर। नहीं वही तो उसमें मतलब इधर का उधर दिख रहा था, उधर का उधर से, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। सॉरी सॉरी, मुझे लगा एग्जाम्पल, सिंपल सी चीज़ मैंने एग्जाम्पल लिखा है, वो क्यों समझ में नहीं आया। ठीक, ये एरर के एग्जाम्पल है और ये एक्सेप्शन के। ठीक है, हमारी एक्सेप्शन है, ये सारी हमारी एक्सेप्शन है और ये एरर है, स्टैक ओवरफ्लो एरर और आउट ऑफ मेमोरी एरर। ठीक है। कैसे? ठीक है। अब और एक और होती है हमारी नो क्लास डेफ फाउंड एरर, मैं ये भी लिख देता हूँ। नो, सर एरर वो भी तो होगी ना जिसमें हमें क्लास बनाने में मिस्टेक हो जाती है, उसे भी। अरे वो एरर नहीं होती भाई, आप वहाँ क्यों अटके हुए हो? वो हमारी सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स मतलब कि हम जो लिख रहे हैं, जैसे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो वो एरर नहीं है। ये एक वो एरर अलग होती है, वो गलती है कि हमारी सिंटेक्स में गलती है, हमारी ग्रामर में गलती है। ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन मतलब प्रोग्राम को रन करते वक्त कोई ऐसी घटना घट जाए, ऐसा कोड चल जाए, ऐसी वैल्यू चली जाए जिसकी वजह से कुछ एरर आ जाए, कुछ मतलब हमारा प्रोग्राम रन ना हो, वो चीज़ पढ़ रहे हैं हम। आ रही है बात समझ में मेरी, क्या कह रहा हूँ? जैसे आपने अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो इसको एरर थोड़ी ना बोलेंगे, ये मिस्टेक है आपकी, उसको सही कर दो, सही हो जाएगा। बट आपका नाम कोई मार्कशीट में गलत चला जाए किसी वजह से, वो हम एक्सेप्शन मान सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो सर चीज़। वो तो एक्सेप्शन होगी, आप बता रहे हो तो। वो देखो एक्सेप्शन क्या है कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, प्रोग्राम के रन होते वक्त कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए उस प्रोग्राम में जिसकी वजह से वो प्रोग्राम रन ना हो पाए, तो उसको बोलेंगे एक्सेप्शन। और एरर किसको बोलेंगे? कि एक्सेप्शन क्या है, अब प्रोग्राम में एरर तो आई बट उसको हैंडल कर सकें हम, अब उसको हैंडल कर सकें, तो वो हमारी एक्सेप्शन की कैटेगरी में से है। एक्सेप्शन की ही दूसरी कैटेगरी होती है एक एरर। तो वो एरर जो आप कह रहे हो वो वाली एरर नहीं है, ये इसी का भाई बंधु है एक्सेप्शन का। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप इसको हैंडल नहीं कर सकते एरर को। क्यों नहीं हैंडल कर सकते?
क्योंकि वो जो एक्सेप्शन आती है वो आती है प्रोग्राम के, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब। और जो एरर आती है वो आती है आपके जो कंप्यूटर है उसमें कुछ कमी है उसकी वजह से। ठीक है, आपका प्रोग्राम, आपका कंप्यूटर बहुत स्लो है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में मेमोरी बहुत कम है उसकी वजह से, ठीक है, और कई कारण हो सकते हैं, उनकी वजह से आपका प्रोग्राम रन नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलते हैं एरर। ठीक है, ठीक है। आप जो प्रोग्राम में, जैसे आपने ये प्रोग्राम लिखा और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया ऐसे, तो ये एरर थोड़ी ना हुई, ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई। ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ग्रामर की मिस्टेक है आपकी क्लास लिखने की। ठीक है, जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है ना, वही ऐसी इनकी ग्रामर है। जो कोई भी लैंग्वेज होती है उसकी ग्रामर होती है, ऐसे ही जावा की ग्रामर है ये। उसकी ग्रामर को लिखने में आप कोई गलती कर रहे हो तो वो एक्सेप्शन या एरर के केस में नहीं आएगी, उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक बोलेंगे हम लोग। जैसे आप सेमीकोलन लगाना भूल गए तो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है। नो क्लास ठीक है सर, समझ में आ गया। तो 3 एरर होती है। एक एरर तो बहुत सारी होती है, बट मुझे 3 के नाम मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई पूछे कि एरर के नाम बताओ तो स्टैक ओवरफ्लो बता सकते हो, आउट ऑफ मेमोरी एरर बता सकते हो, और नो क्लास डेप्थ फाउंड एरर बता सकते हो। ठीक है, अब नो क्लास डेप्थ फाउंड एरर क्या होती है, देखो, नो क्लास डेप्थ फाउंड एरर, इसका मतलब क्या बोल रहा है, नो मतलब नहीं, क्लास मतलब क्लास, डेप्थ मतलब डेफिनेशन, फाउंड मतलब मिली। ठीक है, तो क्लास की डेफिनेशन नहीं मिली, इसका मतलब होता है सीधा सिंपल क्लास नहीं मिली। तो ये कब आती है एरर, नो क्लास डेफ फाउंड एरर। दिस एरर ऑकर व्हेन अ जावा क्लास इज प्रेजेंट एट कंपाइल टाइम बट एट रन टाइम इट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, कंपाइल टाइम पे तो ये अवेलेबल है बट रन टाइम पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई क्लास बनाई, ठीक है, जैसे आपने क्लास बनाई कोई, ठीक है, जैसे आपने क्लास ए बनाई और क्लास बी बनाई, ठीक है, अब क्लास बी के अंदर आप क्या कर रहे हो, ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। ठीक है, इसको आपने कंपाइल किया, इसको अगर आपको प्रैक्टिकल करना है ना तो आप वैसे कर सकते हो, जब जब हम कमांड प्रॉम्प्ट से पहले कंपाइल करते हैं फिर रन करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो जब हम इस क्लास बी को कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे कितनी डॉट क्लास फाइल बनेंगी, क्लास बी को हम कंपाइल करेंगे तो कितनी डॉट क्लास फाइल बनेंगी, कंपाइल टाइम पर एक ही तो डॉट क्लास फाइल बनती सर। जब एक एक फाइल में, जो आपकी एक फाइल होती है जावा की देखो, ये जावा की फाइल है डॉट जावा, ये आपकी जावा की फाइल है, इसमें आप जितनी क्लास लिखोगे, ठीक है, क्लास ए, तो इस जावा की टेस्ट डॉट जावा, ये जावा की एक फाइल है जिसके अंदर 2 क्लास लिखी हुई है, एक टेस्ट क्लास है, एक ए क्लास है। ठीक है, बट यहाँ पे पब्लिक, म्यूट करो, म्यूट करो, ठीक है, तो ये जो है आप जिस नाम से आप फाइल को सेव करते हो टेस्ट डॉट जावा, तो ये जो है आपकी जावा की फाइल है, ये आपकी टेस्ट क्लास है। तो जावा की फाइल का नाम और जिस क्लास के अंदर मेन मेथड लिखा हुआ है उस क्लास का नाम सेम होना चाहिए। इस क्लास का नाम और इस क्लास की फाइल का नाम, क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड लिखा हुआ है, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए। तो ये हमारी मेन क्लास हो गई, और उसके अलावा जितनी भी क्लासेस होंगी, जब हम इस क्लास को कंपाइल करेंगे तो इस फाइल में जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी डॉट क्लास फाइल बनेगी। आ रही है बात समझ में? सर एक बार रिपीट करेंगे कि इसको? एक हमारी जावा की फाइल आपकी है, आवाज ब्रेक। जो टेस्ट डॉट जावा है, ये हमारी जावा की फाइल है, पता है? यस सर। इस जावा की फाइल का नाम और जो हमारी क्लास का नाम है जिसके अंदर मेन मेथड है,
जिसके अंदर मेन मेथड वो सेम होना चाहिए। क्या इस टेस्ट डॉट जावा का नाम ए डॉट जावा हो सकता है? क्या मैं इसको ए डॉट जावा कर सकता हूँ? नहीं कर सकते सर, नहीं कर मेन सकते। मेथड नहीं है और वो हाँ उस नाम के सेव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी मेन क्लास हुई। अब इस जावा फाइल में टेस्ट डॉट जावा फाइल में हम कितनी भी क्लास बना सकते हैं, बट एक ही क्लास ऐसी होगी जो पब्लिक होगी, और जो क्लास पब्लिक होगी उसी के अंदर हमें मेन मेथड लिखना होगा। ठीक है, दो क्लास हम पब्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, एक जावा फाइल के अंदर दो क्लासें पब्लिक नहीं बना सकते। जैसे एक क्लास है इसको पब्लिक नहीं बना सकते, हमको सिर्फ टेस्ट क्लास को पब्लिक बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड है। ठीक है, तो जितनी भी क्लासें होंगी आपकी टेस्ट डॉट जावा में, तो जब इस हम क्या करते हैं, इस क्लास को कंपाइल नहीं करते, हम किसको कंपाइल करते हैं, इस फाइल को कंपाइल करते हैं। टेस्ट डॉट जावा ही तो करते हैं कंपाइल, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। हम कंपाइल किसको कर रहे हैं, इस क्लास को कंपाइल कर रहे हैं या इस फाइल को ये कंपाइल कर रहे हैं? किसको कंपाइल कर रहे हैं? फाइल को सर तो जावा तो जब फाइल को कंपाइल करते हैं तो उस फाइल में जितनी भी क्लासें होंगी उतनी डॉट क्लास फाइल बनेंगी या नहीं बनेंगी? ये सर। ठीक है, तो ये एरर कब आती है कि जब आपने कंपाइल कर दिया तो यहाँ पे दो फाइल बन गई, आप दो डॉट क्लास फाइल बन गई, ए और बी। ठीक है, दो बनेंगी, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब क्या किया, जब आपने रन किया आपने क्या क्या कंपाइल किया, और कंपाइल करने के जब दो डॉट क्लास फाइल बन गई तो आपने एक डॉट क्लास फाइल को रिमूव कर दिया। आपने क्या किया, एक डॉट क्लास फाइल को हटा दिया, डिलीट कर दिया, और उसको रन किया फिर प्रोग्राम को। तो उस समय क्या एरर आएगी, नो क्लास डेफ फाउंड एरर। मतलब कि कंपाइल टाइम पर तो डॉट क्लास फाइल बन गई थी, बट रन टाइम पर डॉट क्लास फाइल नहीं मिल रही है। क्या लिखा हुआ है, दिस एरर ऑकर्स व्हेन अ जावा क्लास इज प्रेजेंट एट कंपाइल टाइम बट एट रन टाइम इट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, क्या बोलोगे, जब कोई डॉट क्लास फाइल कंपाइल टाइम पे तो अवेलेबल है, मतलब कंपाइल टाइम पे तो बन गई उसकी डॉट फाइल, बट जब उन्होंने प्रोग्राम को रन किया तो वो डॉट क्लास फाइल अवेलेबल नहीं है, तब नो क्लास डेफ फाउंड एरर आती है। कंपाइल टाइम पे कोई डॉट क्लास फाइल अवेलेबल है बट रन टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो नो क्लास डेफ फाउंड एरर आती है। सिंपल सी बात है, आई बात समझ में? यस सर। ठीक, स्टैक ओवरफ्लो एरर। स्टैक ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ कि स्टैक ओवरफ्लो एरर शोज दैट स्टैक इज फुल। अच्छा, स्टैक क्या होता है बताया मैंने, स्टैक मेमोरी के बारे में बताया है। यस सर। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टैक बनता है। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, ये कब आती है एरर, जब स्टैक इज फुल, क्योंकि ये भी मेमोरी है, स्टैक भी एक मेमोरी होती है। अब ये फुल कब होगा, देखो, बिकॉज ऑफ रिकर्सिव कॉल ऑफ एनी मेथड, means if a method is called infinite times then stack will full and stack overflow error will full। मतलब क्या है, देखो कि जैसे हमने m1 मेथड बनाया, ठीक है, हमने m1 मेथड बनाया और m1 मेथड के अंदर से ही m1 मेथड को कॉल कर लिया। ठीक है, m1 मेथड बनाया और m1 के अंदर से ही m1 फिर से कॉल कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर से हमने m1 को कॉल किया, तो कॉल गया यहाँ पे, इसके अंदर से फिर उसने m1 देखा, m1 कॉल, तो यहीं पे घूमता रहेगा वो, ये इसको कॉल करेगा, फिर ये इसको करेगा, फिर ये इसको करेगा, फिर इसको करेगा। आ रही है बात समझ में? जैसे m1 मेथड है कोई, ठीक है, अब इसके अंदर से मैं फिर से इसी को कॉल करा दूँ, तो जब इसको कॉल करूँगा मैं इस वाले m1 को, तो ये कॉल होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, इसको करेगा, फिर ये इसको करेगा, फिर ये इसको करेगा, फिर ये इसको करेगा, इस तरह ही चलता जाएगा। ठीक है, हेलो, बार आ रही है समझ में? यस सर। कि जब हम सेम मेथड को उसी मेथड के अंदर से कॉल करा लें तो क्या होगा, मेथड बार बार कॉल होता जाएगा, एंड ही नहीं होगा वो। क्या ये मेथड एंड होगा कभी, आप मेरे को बताओ, क्या ये मेथड एंड होगा पूरा?
खत्म हो नो गया। सर। नो क्यों? ये कॉल होगा, ये अंदर आएगा, यहाँ पर दिखेगा क्या M1 को कॉल करना है, तो फिर से चला जाएगा, ये M1 है, इसको कॉल करेगा, फिर अंदर आएगा, फिर पता चलेगा M1 को कॉल करना, फिर चला जाएगा, फिर M1, तो ये घूमता रहेगा। तो घूमता रहेगा तो हमारे स्टैक में क्या होगा, जैसे स्टैक में जब भी कोई मेथड कॉल होता है तो पहले उसका नाम आ जाता है। अब ये यहाँ पे M1, अब मेथड ऐसे स्टैक भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा और स्टैक फुल हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैक ओवरफ्लो एरर। ठीक है, इसको करके देखते हैं। हमारी मतलब जो स्टैक की मेमोरी है वो पूरी तरह फुल हो जाएगी, और जैसे ही मेमोरी फुल हो जाएगी स्टैक की, ठीक है, स्टैक की समझना, स्टैक की मेमोरी फुल हो जाएगी तो स्टैक ओवरफ्लो एरर आएगा। ठीक है, ओके, अब हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, आई मैसेज डाल देते हैं और इसके अंदर से फिर से हम M1 मेथड कॉल करा देते हैं। ठीक है, इसको स्टैटिक बना देते हैं सिंपल, और यहाँ से हम M1 मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से M1 कॉल किया तो M1 पे यहाँ से कॉल होगा तो हाई प्रिंट करेगा, हाई के बाद फिर यहाँ पे आएगा, जैसे इसको M1 मिलेगा ये फिर से इसको कॉल कर देगा, फिर हाई प्रिंट करेगा, फिर M1 मिलेगा, फिर इसको कॉल कर देगा, तो हाई प्रिंट होता जाएगा और M1 फिर से अगेन एंड अगेन कॉल हो जाएगा। मतलब ये इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। कब तक चलेगा, जब तक कि स्टैक की मेमोरी फुल नहीं हो जाती। जैसे स्टैक की मेमोरी फुल हो जाएगी ये हमको एरर दे देगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, देखो इसने कितनी बार हाई लिखा, हाय 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 लिखता गया, इसने हाय मचा दी, हाय तौबा करके यहाँ पे एरर आ गई। देखो क्या गई, स्टैक ओवरफ्लो एरर। ठीक है, ठीक है, यस सर। यहाँ तक चला, स्टैक जैसे ही फुल हो गया तो स्टैक ओवरफ्लो एरर आ गई। ठीक है, तो स्टैक ओवरफ्लो एरर कब आती है, जब कोई मेथड रिकर्सिवली कॉल होता है। रिकर्सिव का मतलब होता है कि उस मेथड के अंदर से मेथड, तो वो मेथड के अंदर से मेथड कॉल होगा तो वो मेथड इनफाइनाइट टाइम चलेगा। इनफाइनाइट का मतलब अनंत काल तक चलेगा, वो चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक स्टैक की मेमोरी फुल नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे स्टैक की मेमोरी फुल हो जाएगी, क्योंकि जो मेथड कॉल होता है वो कहाँ पे कॉल होता है, मेथड हमारा नॉर्मल वो होता है हमारा स्टैक में। ठीक है, तो स्टैक में मेथड कॉल होता है, तो हमारा जैसे ही स्टैक फुल होगा तो स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, स्टैक ओवरफ्लो एरर मतलब एरर किस वजह से आ रही है, लैक ऑफ रिसोर्स। लैक ऑफ रिसोर्स मतलब मेमोरी की कमी, एक तरह से रिसोर्स में कमी होना। तो एक कारण क्या है, रिसोर्स में कमी मतलब उसकी मेमोरी में कमी, हमारे पास इतनी मेमोरी नहीं है हमारे सिस्टम के पास। ठीक है, उस वजह से एरर आ गई। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक था, हमने एक्सेप्शन कंप्लीट हो गया।